मंगनी की तैयारियां उरूज पर थीं। पारी और मास का तो खुशी का जैसे कोई ठिकाना नहीं रहा था। मास ने भी बिलाखिर लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवा ली थी और दोनों मंगनियां बड़ी हवेली में होना तय पाई थी। इस वक्त सभी हॉल रूम में बैठे अलीश और परी का ड्रेस देख रहे थे और जो मास और पारी खुद अपनी पसंद का लाए थे। दोनों ही ड्रेस बहुत खूबसूरत थे। मंगनी का फंक्शन 2 दिन बाद था, तभी आए रोज़ बड़ी हवेली में महफिल लग जाती। इस वक्त भी बातें और कहक में बड़ी हवेली की रौनक में इजाफा कर रहे थे। बिलाज मोबाइल पर मसरूफ़ होने के साथ साथ मांस और बारीक की टांगें भी खींच रहा था। वक्त इसे मुसलसल नोट कर रहा था। वो माँ की गोद में सर रखे मोबाइल भी यूज़ कर रहा था और साथ साथ कोई ना कोई शगुफा भी छोड़ देता, स्पेशली मांस और बारी पर। ऊपर से अरियान की अलग कहानी थी कि इसके लिए भी कोई लड़की ढूंढी जाए। ओ भाई, तेरी लड़की ने चुईया ढूंढी, हमने बिल्कुल तेरी जैसी। बिलास ने तेजी से मोबाइल पर टाइप करते हुए अरियान की तरफ देखा तो सबकी हंसी छूट गई, जबकि माँ ने इसके घने बालों पर एक प्यार भरी चपत लगाई। भाई, एक तो मैं बड़ा हो गया हूँ, दूसरा ऐसे डिशिंग पर्सनैलिटी वाले भाई पर तो आपको नाज होना चाहिए। अरियान ने फखरिया कहा तो बिलास समेत बारी और मास भी रच कर हंसे। बिना तड़के की दाल इतनी लंबी लंबी ना छोड़, वो भी फिर बोला तो अरियान ने पाँव पटक कर बाप की तरफ देखा जो खुद हंस रहा था और वहाँ से तो बलाज की खिंचाई का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसने माँ की तरफ देखा। बलाज, अब आपने हमारे बेटे को कुछ कहा तो फिर पिटेंगे भी। आप इस यार क्या हो गया है? $788 है। चमाट खाएगा मेरे हाथ से अब तू ना? नहीं कहा, छोड़ दे इसको। मैं आऊं फिर टांगे और हाथ तोड़ दूंगी एक साथ तेरे। बाबा को फोन घुमाती हूँ, अभी रुक जा, तेरे को बताती हूँ मैं। नहीं कहा, दफा हो जा। अब आवाज नहीं आनी चाहिए। रुक जा, फोन करती हूँ, अब रुक जा। चुप हो जा फिर। बिलाज, अब आपने हमारे बेटे को कुछ कहा तो फिर पिटेंगे भी। अब इसने घुरी लगाई तो बिलाज ने डरने की एक्टिंग की तो एक बार फिर सब हंस दिए। इससे पहले कि वो किसी पर अटैक करता, इसका सैल बजने लगा। इसने मुस्कुराकर नैना का नंबर देखा जिस पर GF लिखा था। जितना इसने इसे जिज किया था वो जानता था इसकी कॉल ज़रूर आएगी। तभी वो उनकी महफिल में से उठकर बाहर चला गया। वक्त तो इसकी इस मसरूफियात की कुछ कुछ समझ आ रही थी, मगर थोड़ी सी हैरत इस बात पे थी कि कुछ भी था वो इससे अब तक शेयर क्यों नहीं कर रहा था। वो हॉल रूम से उठा और अपना सेल निकाल कर वक्त को कॉल मिलाई जो बिजी जा रही थी। वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अपने रूम में आकर बालकनी में खड़ा हो गया। इसने एक बार फिर इसको कॉल मिलाई तो इस बार उठा ली गई। यस माई लव, वो छक कर बोला तो वक्त के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ज़रा मेरे कमरे में आना तो मैं अच्छे से बताऊं कौन लव, इसने ज़रा सख्ती से कहा तो बलाज का ज़िंदगी से भरपूर कहकमा उभरा। बहुत तेज़ है मेरा बाप। इसने कॉल बंद की और नैना को मैसेज पर वेट लिखकर सेंड किया और वक्त के रूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोलकर वो भी बालकनी में आ गया और इसके साथ खड़ा हो गया। इसके डिम्पल पर उभर कर आबोताब से चमक रहा था। वक्त ने इसकी तरफ देखा जो अपनी हंसी दबाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। चंद पल वो एक दूसरे को यूं ही देखते रहे, फिर अचानक ही वक्त ने इसकी गर्दन को अपने बाजू की गिरफ्त में काबू कर लिया, जबकि बलाज अब खुलकर हंस रहा था। मुझसे छुपाया है, वो मसनूई गुस्से से बोला तो बलाज डैड डैड करने लगा क्योंकि इसकी गिरफ्त सख्त हो रही थी। पुलिस वाले होकर भी जान नहीं। वक्त ने इसे छूटते हुए कहा तो बलाज ने उबरूज खाए। रैली तो चलें हो जाए फिर फाइट। बलाज ने अपना सेल साइड पर रखा, अपनी शर्ट के कफ फोल्ड किए। बेटा बाप हूँ मैं तुम्हारा, मुझसे कभी नहीं जीत सकते तुम। वक्त ने भी अपना सेल साइड पर रखा और बाजू की कफ फोल्ड किया और बिलाज को मौका दिए बगैर एक ज़ोरदार पंच इसके मुंह पर मारा कि बिलाज की आंखों के आगे तारे नाच गए। नाम क्या है इसका? वक्त ने अपने पंच पर फखरिया मारी, जबकि बिलाज ने 1-2 बार अपने दिमाग को झटका और बाप की टांग को लॉक लगाया कि वह सीधा ज़मीन पर गिरता अगर पीछे पड़ी चेयर न थामता तो। पूछा नहीं, बिलाज ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे कर हवाई फायर मत करो, अकल से चलो। वक्त ने इसके पेट पर वार करना चाहा कि बिलाज ने वहीं से इसका हाथ पकड़कर घुमा दिया। बूढ़े हो गए मिस्टर वक्त और मोहब्बत में अकल नहीं चलती। बहरहाल मैं इसे GF कहता हूँ। बिलाज हंसा। साले तेरी मुझे बुरा कहता है। वक्त ने पूरी ताकत लगाकर अपना आप छुड़ाया और पंच घुमाया तो बिलाज बचकर साइड पर हुआ।
इन दोनों की सांस पूरी तरह फूल रही थी, जबकि आबिश भी काफ़ी देर से शानदार नज़ारा देख रही थी। कैसे बाप बेटे थे। बेटा अपनी पसंद किस स्टाइल में बता रहा था। आबिश को हंसी आई और अपने बेटे की फुर्तियाँ और बाप का हारना भी वो देख चुकी थी। जब वक्त का हर बार खाली किया, आप हार चुके हैं वक्त। इससे आगे और बढ़ते हुए जैसे इन दोनों को रोका जो एक दूसरे में गौतम गोता हो रहे थे। आपसे तो एक ज़माना हुआ हारे हुए, वक्त भी पूरी चीज़ था। आंख मारते हुए बोलता बिलाज हंसा। बड़ी रोमांस की एज ख़त्म हो गई है अब। इसने अपनी ब्लश करती माँ और फिर बाप को देखा तो वक्त ने से घुरा। मुझे इस लड़की के बारे में डिटेल चाहिए मिस्टर SHO, और ताल्लुक को इस तरह निभाने से बेहतर है इसके पेरेंट्स से मिला। तो वक्त वहीं चेयर पर ढेर होते बोला तो बिलास ने इसकी तरफ देखा। पेरेंट्स नहीं है डैड, इसकी डेथ हो गई है एंड शी इज़ मच सेंटिमेंटल गर्ल। मुझे जानना जितना था जान लिया, अब इससे ज़्यादा मैं मालूमात निकलवा कर इसे हर्ट नहीं करना चाहता, और उसने वैसे भी सब बता दिया मुझे। बिलास ने अपना सेल उठाते से इन्फॉर्म किया तो वक्त ने इसकी तरफ देखा। तो बेहतर है इस मंगनी पे तुम्हारा निकाह कर दिया जाए अगर तुम इतना ही मुतमईन हो। इसने बेटे की आंखों में चाहत महसूस की तो कहा, जिस पर बिलास तो जैसे अड़ियों के बल घुमा। आर यू सीरियस? वो अपनी खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा था। क्या मैं तुम्हें मजाहिया लगता हूँ? इसने सीरियस होकर कहा तो बिलास ने अपनी हंसी दबाई। बिलाज वक्त ने फाड़ खाने वाले अंदाज में इसको देखा तो वहाँ माँ के हाथ पर हाथ मारकर हंसा। तो मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। उछल लो बेटे की हिमायत पर। वक्त ने आबिश को वार्न किया तो इसने नाक पर से जैसे मक्खी उड़ाई। तो वक्त ने आंखों ही आंखों में इसे अच्छी तरह वार्न किया। मैं चला, आपको अल्लाह ही बचा सकता है। वो हंसता हुआ बाहर निकला, जबकि आबिश भी इससे आंख बचाकर निकलने लगी, मगर वक्त ने इसे एकदम उठकर अपने जंगल में कैद किया और कैन के चेयर पर इसे फेंक कर वो खतरनाक तेवलिया इसकी जाने बढ़ा। जबकि आपिश नहीं करती रह गई और बेचारी अच्छी फंसती थी बाप बेटे में। शेरी कॉलेज क्यों नहीं आ रही? अम्मात ने शेरी के कॉल बैक करती जैसे बेचैनी से पूछा तो शेरी मुस्कुराती। क्यों, तुम्हें मेरी याद आ रही थी? शेरी बेड पर बैठकर सुकून से बोली तो अम्मात ने गहरी सांस भरी। ऑफ कोर्स यार, बहुत मिस कर रहा था तो मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। अम्मात ने चाहत से कहा तो शेरी का पुरनोम नूर चेहरा गुलनार सा हो गया। भाई की मंगनी है 2 दिन बाद, इसलिए कॉलेज नहीं आ रही। शेरी ने बताया तो अम्मात ने मुंह बनाया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे मिलना है अभी बस। अम्मात ने ज़िद्दी में अंदाज में कहा। दर हकीकत वो इस वक्त अपने लफंगे दोस्तों में बैठा था और उनकी शर्त लगी थी कि अम्मात अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाए, और अम्मा शराब के नशे में शर्त के पैसे जीतने के लिए किसी की इज्जत दाव लगाने के लिए तैयार बैठा था। अभी अभी तो रात हो रही है, शेरी ने कहा तो अम्मात ने ज़बरदस्ती अपने गुस्से पे काबू किया। शेरी मेरी जान, हम कोई पहली बार तो नहीं मिले ना, प्लीज़ कम जान, बस तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना है। अम्मात ने अपनी टांग मीठी ज़बान में से ट्रैप किया। अम्मात मगर शेरी कुछ तजब्बुब का शिकार थी। मगर क्या, रात बहुत हो गई है, शेरी ने इसे समझाना चाहा। शेरी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता यार। अम्मात ने बेबसी जाहिर की तो शेरी ने गहरी सांस ली। जानती हूँ अम्मात, तुम ऐसा, मेरा मतलब है मैं सोचती थी तुम रिश्ता ले आओ। शेरी ने अपनी अकल के मुताबिक दुरुस्त बात की तो अम्मात ने कड़वा सा मुंह बनाया। जैसे तुम्हारा बाप तो मुझे फ़ौरन रिश्ता दे देगा। इसने हकीकत का आईना दिखाया तो शेरी को परेशानी से हुई। ये तो वो भी जानती थी कि वक्त किसी सूरत अम्मात का रिश्ता कबूल नहीं करेगा। तो फिर स्पीकर पे शेरी की परेशानी आवाज़ उभरी तो अम्मात के दोस्तों ने अपना कहकमा रोका। यार इसे भगा कर ऐश करेंगे, किसी एक ने हल्की आवाज़ में मशवरा दिया। अम्मात को भी यह मुनासिब लगा। शेरी मेरी जान, हमारे पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं है। अम्मात ने कहा तो शेरी के हाथ में मोबाइल काँप किया। ये क्या कह रहे हो तुम? इसने हैरत से पूछा। शेरी मेरे ख्याल से हमें भाग कर शादी कर लेनी चाहिए और जब हम वापस आएंगे तो इन्हें मना लेंगे। अम्मात ने मशवरा दिया और अपने दोस्त के हाथ पर हाथ मारा। हाँ, शेरी खामोश हो गई। इसके कानों में आपिश की आवाज़ गूंज रही थी। वो तो अपने भाई का मान थी, इनकी लाडली नहीं, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी तो क्या वो अपनी मोहब्बत से दस्तबरार हो जाती? इसने सोचा। शेरी मुझसे मोहब्बत करती हो ना? हम्मात ने बड़े मान से पूछा, जबकि शेरी ने फ़ौरन लब्बैक कहा। तो फिर वही करो जो मैं कहता हूँ। हम्मात ने इसे ट्रैप करना चाहा। नहीं हम्मात, भागने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती, शेरी ने हतमी अंदाज में कहा। ठीक है शेरी, फिर भूल जाओ मुझे, हम्मात ने कहकर लाइन काट दी, जबकि शेरी के दिल को कुछ हुआ था। हम्मात, इसने बेचैनी से दोबारा कॉल मिलाई मगर बेसुध। मंगनी का फंक्शन बड़ी हवेली के लॉन में मुनक्किद किया गया था। शानदार अरेंजमेंट और अनवा के अकसाम के खाने, वह पूरी बड़ी हवेली का लॉन महक उठा था। वहाँ सब मौजूद थे सवाए बिलाज के। इसके बकौल वो अपने ख़ास मेहमान को लेने गया था। इसने अब तक नैना से डैड की बात शेयर नहीं की थी निकाह वाली, क्योंकि इसे टाइम नहीं मिला और वो अपना कोई भी फंक्शन किसी के साथ नहीं करना चाहता था, और दूसरा नैना से डिस्कस भी नहीं किया था। इसने नैना को क्रेडिट देने के बावजूद खुद इसकी शॉपिंग कराई और सबसे फेवरेट इसकी नोज़ के
सोने की तार जो इसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। ब्लाज तो जैसे हार ही गया था। कुछ होश नहीं था इसे इस किट का। बस नैना नैना और नैना इस डैड की बात बिल्कुल ठीक लगी थी कि इसे निकाह कर लेना चाहिए। वो नैना के घर पहुंचे और डुप्लीकेट की से डोर ओपन किया। जब से नैना के साथ वो हादसा हुआ था तब से वो मजीद कॉन्शियस हो गया था। तभी इसने इस घर का मेन गेट चेंज करा कर ऑटोमेटिक गेट लगवा लिया था। वो अंदर दाखिल हुआ तो साफ सुथरे सैन से गुजर कर वो नैना के रूम में आया। इनकी बड़ी हवेली के निस्बत ये घर मामूली से भी मामूली था, मगर चूंकि ये नैना का घर था तभी बड़ी हवेली की भला क्या औकात इस घर के सामने। वो कमरे के दरवाजे पर टिक किया। इसे समझ नहीं आया कि क्या करे। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है, इतना हुस्न कुदरत का कीमती शिकार वो कोई हो रही थी जो इस दुनिया में उतर आई थी। इस वक्त तो इसका शोला पना हुस्न इबलाज के सारे हिसाब झंझोड़ गया था। वाइट ढलती रेशमी साड़ी, गले में छोटा सा इसी का गिफ्ट किया नेकलेस, कानों में सिल्वर बड़े बड़े आविजें, नाक में सोने की तार, खुले बाल, हल्का सा मेकअप और सुर्ख लब लब इलाज के दिल की दुनिया में तबाही मचा गए। इस वक्त वो भी किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। वाइट पेंट कोट में वो महफिल की जान बना हुआ था। कितनी लड़कियों की दिल की ख्वाहिश था वो। नैना ने फर्स्ट टाइम ये लिबास पहना था। वो कुछ कन्फ्यूज थी। तभी बिलाची की तरफ निगाह उठाकर उंगलियां चटका कर देखा। क्या तुम ठीक लग रहे हो? बिलास ने इसके क्या हम ठीक लग रहे हैं? बिलास ने इसकी गुलाब की पनखड़ी के मानन हिलते लब गौर से देखे। वो बहक रहा था। जी क्या इसको बाहों में भर ली और इसके हुस्न को खराशे बख्शे। वो जानता था वो कभी नहीं थकता, इसलिए प्यार करने से मगर होश में रहना भी ज़रूरी था। परफेक्ट एवर, बिलास ने अपने डिम्पल की नुमाइश करते हुए कहा और नैना ने इसे गौर से देखा। वो ज़रूरत से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ?" बिलास ने कुछ शरारती अंदाज में पूछा तो नैना ने घूर कर देखा। अपनी चीज़ें में चोरी करना बहुत बुरी बात है इस एच एस ओ साहब, नैना ने कहा और दोबारा मिरर में ख़ुद को देखा तो बिलाज भी इसके साथ आ खड़ा हुआ। वो दोनों साथ बेपनाह हसीन लग रहे थे। दूर से तो चोरी कर सकता हूँ ना, ख़जाना इतना दिलकश पुरकशिश है, कंट्रोल ही नहीं होता। इसने जैसे अपनी बेबसी ज़ाहिर की तो नैना मुस्कुराती और बिलाज ने शीशे पर झुककर इसकी मुस्कुराहट को चूम लिया। नैना फ़क शीशे को देखने लगी, जबकि बिलाज का डिम्पल मज़ीद गहरा हुआ। "जल्दी हल निकालना पड़ेगा मैडम, वरना आप तो बर्बाद कर देंगी।" इसने नैना का हाथ थामा और बाहर की जानिब चल दिया, जबकि नैना जो बुरी तरह ब्लश कर रही थी अब इसकी सोच तुरंत वक्त के गिर्द थी। और इस लम्हे बड़ी हवेली के जहाँ इसकी माँ पली बड़ी थी। बड़ी हवेली में जैसे चांद सूरज एक साथ उतर आए थे। नैना खामोश थी और इर्द गिर्द बस देख रही थी। इसकी माँ अक्सर बड़ी हवेली का जिक्र करती थी। बड़ी हवेली की खूबसूरती बेमिसाल थी, मगर इसे तो बड़ी हवेली हद से ज़्यादा बदसूरत लगी। इसके अरमानों और छोटे छोटे ख्वाबों का खून कर देने वाले लोग जो यहाँ बसते थे। बिलास ने सबसे पहले इसे माँ से मिलवाया। वो अच्छी खातून थी, मगर नैना यहाँ किसी से भी दिल से नहीं मिल रही थी। फिर दादा जान से, फिर आपिश से। इसने आपिश को गौर से देखा जो बहुत खूबसूरत थी। इस उम्र में भी आपिश के बोलने का स्टाइल बिल्कुल इसके जैसा था। इसे बिलास के बाद याद आई जब वो इससे फ़ोन पर बात करते हुए अक्सर बोलता था, "दिल करता है तुम्हें खा जाऊँ, इतना प्यारा बोलती हो।" इसे अब समझ आई शायद इसे इस तरह बोलना पसंद था। वो सर से अंदाज में आपिश से मिली, फिर बिलास की कज़न और बहन भाइयों से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबसे मिलती रही और फिर बिलाखिर वो शख्स इसके सामने आ ही गया जिसको देखते ही कत्ल कर देने की वो दावेदार थी। वो एक टक तो दुरेत वक्त की सूरत देखी रही थी। "डैड, मीट माई गर्लफ्रेंड," बिलास ने पुरजोश आवाज़ में कहा तो नैना को ये बात शदीद नागवार गुजरी। तभी वो धीरे से बोली, "नैना।" वक्त ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ रखा तो नैना की आंखों में जैसे खून उतरने लगा। "आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन।" शायद वो भी इसको देखकर बहुत खुश हुआ था, मगर नैना को तो एक आंख भी इसकी खुशी नहीं भाई थी। कुछ देर वो वहीं खड़ी रही और जितना वो शख्स को देख रही थी इसका दम घुट रहा था। वो इन दोनों से एक्सक्यूज़ करती वहाँ से हटी और कुछ फासले पे जाकर खड़ी हुई तो एक नाजुक सी लड़की पर इसकी नज़र उठी जो आंखों में कांच लिए ब्लाच की जानिब देख रही थी। इसकी आंखें बता रही थी इसके अंदर का हाल। नैना को इस लड़की पे जी भर कर अफसोस हुआ, फिर हंसी भी आई। ब्लाच का इसका इसका हो गया था और वो इसे किसी का होने नहीं देती। लाशौरी तौर पर वो इसके साथ पर मान कर रही थी। इसका दिल किया वो इस लड़की से मिले और उससे पहले पहले वो आगे बढ़ती। इसने बिलाज की बहन को तेज़ी से एक तरफ होते हुए देखा। तजस्सुस हुआ तो इसकी जानिब मुड़ गई। "अम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझसे बात करो।" शेरी बिलाखिर बेबसी से रोने लगी। "पिछले 2 दिन जैसे पहाड़ बन गए थे इसके लिए। शेरी, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ और हम एक ही इसी तरह हो सकता है कि तुम और मैं भाग कर शादी कर लें। जब वापस आएंगे तो हमारे माँ बाप हमें कबूल कर लेंगे, हम
हम्माद की अब भी वही गर्दान थी। मैं कैसे भाग जाऊँ तुम्हारे साथ? शेरी पूरी तरह रोने लगी जबकि नैना के लब ओक की सूरत में ढले। इसके दिमाग ने तेजी से हरकत की। हम्माद ने गुस्से से फ़ोन बंद करने की धमकी दी। नैना ने तंजिया मुस्कुराहट से दुरेत की तरफ देखा। तुम्हारी उम्र में तो लोगों को हार्ट अटैक आने लगते और तुम अब भी हट्टे कट्टे हो। चलो तुम्हें पहला अटैक मैं दिलवाती हूँ, वो भी तुम्हारी तुम्हारी बेटी की सूरत में। इसने दिल में सोचा। जी भर का हंसी तने हुए असाब ढीले हुए और इसने हमदर्दी से शेरी की जानिब देखा। शेरी ने भी पलट कर नैना को देखा तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। इस वक्त अरमेश की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। वो बेयकीन नज़रों से सिर्फ इसको देख रही थी जिसने आज इसके दिल को कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। ये कैसी मोहब्बत थी इसकी कि इस दिल की ज़रा सी भी आज इस शख्स के वजद को महसूस नहीं हुई। इसने क्या कभी इसकी आंखों में नहीं देखा? इसका अक्स तो अरमेश की आंखों में बड़ी इस्तेहाक से बैठा था। फिर क्यों ना वो जान सका कि वो इससे मोहब्बत करती है, इसके लिए जी रही है। इसके इंतज़ार की एक एक घड़ी इस पर भारी है। इसका लम्हा लम्हा इसके ख्याल में बंधा है। इसकी सुबह का पहला ख्याल इससे शुरू होता था, रात के आखिरी फेर तक वो इसकी सोच कर अपनी मोहब्बत को अमर करती थी। फिर क्यों ये जुनून इस तक नहीं पहुंचा? वो तो इस अप्सरा के दाम में फंसा था। अमीश ने एक नज़र नैना को देखा और सफ़ेद चलमलाती साड़ी में वो कमाल का हुस्न रखती थी कि इसे अपना आप हकीकत में छोटा लग रहा था इसके सामने। मगर ऐसा नहीं था कि वो खूबसूरत नहीं थी। इसकी मासूमियत और खूबसूरती का कोई जोड़ नहीं था। मगर शायद नैना ब्लाज की निगाह को जज गई थी और वो इस मासूम को नहीं देख सका जिसकी आती जाती सांसें इसके दिल का विर्द करती थी। अरमेश को लगा इसके दिल में जैसे किसी ने कांच चबो दिया है। घुटन का एहसास इतना बड़ा कि वो बगैर कुछ देखे बड़ी हवेली में अंदर की जानिब भागी थी। वो पहले ही अंधेरे में खड़ी थी। वो किसी की निगाह इस पर नहीं गई थी सिवाय एक शख्स के जो आज सारी हिम्मतें तोड़ छोड़ रहा था इसको बताने के लिए कि वो उसको कितना चाहता है। इसने हैरत से अरमेश को अंदरूनी तरफ दौड़ते हुए देखा और अभी वो इसके पीछे जाता कि दादा जान ने इसे बुला लिया। वो अपने तीनों पोतों को अपने किसी जानने वाले से मिला रहे थे। वो भी इनके पास चला गया जबकि अरमेश भागते हुए शेरी के रूम में बंद हो गई। इसका दिल इस वक्त इतना बेकाबू था कि कोई देख लेता तो शायद सारा भरम धरा का धरा रह जाता। इसने अपनी हिचकों को हाथ रख कर रोका और बैग के साथ नीचे ज़मीन पर बैठती चली गई। वो मचल मचल कर रो रही थी और आस में बैठी थी। क्यों इस शख्स ने इसकी आस तोड़ दी? क्यों महसूस नहीं किया इसने? रोते रोते इसने अपना हुलिया भी ख़राब कर लिया था मगर दिल था कि खून के आंसू रोने पर तुला हुआ था जबकि आंखें आज तैयार कर चुकी थी कि आज वो खुद पर किसी तौर बंद नहीं बांधेगी। इसकी आज़री बढ़ने लगी। बस नहीं चढ़ता सबको नोच कर फेंक दे। वो फूट फूट कर रोते हुए बैठ के कॉर्नर से अपने सर को ज़ोर ज़ोर से टकराने लगी। यहाँ तक कि इसके माथे से खून निकलने लगा मगर इस वक्त इसे कोई होश नहीं था। इश्क का गम मना रही थी, टूट फूट तो होनी ही थी। शरीफा चेहरे लिए इसकी जानिब देखने लगी जिसके चेहरे पैर पे कोई तासुर नहीं था और ना ढूंढने से कोई तासुर मिला। इसके अंदर क्या चल रहा है? अभी तो भाई ने मिलवाया था और चंद ही मिनटों में इसका इमेज अपनी होने वाली भाभी के सामने कैसा बन गया था। वो चलती उसके मुकाबले ला गई। प्यार करती हो? इसने संजीदगी से पूछा जबकि शेरी ने फीका सा हंसकर अपनी खजलत मिटाना चाही। नहीं, मैं बस वो मेरी फ्रेंड, मैं तो इससे बात वो बस। वो बेतरतीब से बोली, ज़बान जैसे लफ्ज़ों का साथ देने से इनकारी हो गई जबकि खूबसूरत चेहरा और भीगी आंखें कोई और ही कहानी सुना रही थी। झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स ओके। मोहब्बत जज्बाती अमल है, किसी को भी कहीं भी हो जाता है, इसमें इतने घबराने की बात नहीं है। नैना ने इस छोटी सी लड़की की घबराहट से हिस्स उठाते इसके कंधे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हाथ रखा तो शेरी के वजूद की लर्जिश इसे महसूस हो गई। इतनी सी उम्र में इतने बड़े रोग की ज़रूरत नहीं थी। नैना ने अब इस पर गहरा तंग करना शुरू किया जबकि शेरी की आंखें भीगने लगी। मैं इससे पहले वो कुछ बोलती नैना ने नफ़ी में सर हिलाया। क्या चाहती है तुम्हारी मोहब्बत तुमसे? इसने पूछा तो शेरी अचानक ही रोने लगी। वो कहता है भाग कर शादी कर लो फिर आकर सब ठीक हो जाएगा। ऐसे तो डैड परमिशन नहीं देंगे। अब जब इसके सामने बात खुल गई थी तो शेरी ने भी जैसे अपना बोझ हल्का करना चाहा मगर वो नहीं जानती थी कि दुश्मन को अपनी कमज़ोरी कभी नहीं देनी चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है? नैना ने मध्यम सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर पूछा। मुझे मुझे भी लगता है डैड नहीं मानेंगे क्योंकि इसका स्टेटस हमसे मैच नहीं करता। शहरी ने उमट उमट के आते आंसू को साफ किया तो नैना ने बड़ी नागवारी से इस शख्स का जिक्र हजम किया। जब तुम्हें भी ऐसा लगता है तो मोहब्बत करने से पहले क्यों नहीं सोचा? इसने लापरवाही से पूछा तो शेरी बेबसी से इसकी जानिब देखने लगी मगर बोली कुछ नहीं। नैना को हंसी आई। इस लड़की की उम्र बिल्कुल भी इन सब मामलात को समझने के लिए एबल नहीं थी। वो बमुश्किल ही 19 साल की थी। ऐसा करो जो तुम्हारा दिल कहता है वो मान लो। इसने हमदर्दी से शेरी के कंधे पर बाजू रखा। मैं भागना नहीं चाहती, ये गलत है। शेरी ने अपने दिल की बात बताई तो नैना ने उबरूज खाकर इसकी सूरत देखी। जिस उम्र में तुमने ये रवाबित बनाए हैं गलत तो वो भी था। इसने तीर दागा जो शेरी को फिर से रुला गया
और साथ ही अम्माद की भी कॉल आने लगी, जो शायद आज किसी और ही मकसद पर था। शेरी ने नैना की जानिब देखा तो इसने आँख से आँख उठाने का इशारा किया। ओ हेलो शेरी, कहाँ आप रहती? दिलो दिमाग जैसे किसी नतीजे पे पहुंच रहे थे। शेरी, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, मुझसे मोहब्बत करती हो तो आ जाओ, हम अपनी मोहब्बत को एक रिश्ते का नाम देकर वापस इसी राह पर आएंगे, और अगर तुम ना आई तो दोबारा शायद हम फिर कभी ना मिल सके, भूल जाना मुझे। हमाद ने दो टोक बात करके फ़ोन बंद कर दिया। शेरी का वजूद पत्ते की मानंद काँप रहा था। मोहब्बत करती हो तो मोहब्बत का सोचो, बाकी सब तो बात की बातें हैं। कितनी चालाक हसीना थी, भागने का ना कहकर भी वो इसे इसी बात पर उकसा रही थी। और फिर नैना को इसके चेहरे के ज़ाविये ग्रीन सिग्नल देने लगे तो मुस्कुराती इसके पास से हट गई। जबकि शेरी ने एक पल के लिए फ़ोन पर लगी अम्माद की तस्वीर देखी। मोहब्बत करती हो तो मोहब्बत का सोचो, इसके दिमाग में आखिरी लफ्ज़ नैना का गूंजा, और इसने अपने मुखलिस रिश्तों पर 2 टके की मोहब्बत को फोकियत दी। मगर दिल था कि अभी से दिल तकलीफ़ का शिकार हो रहा था, मगर वो कान बांधे इसके पिछले दरवाजे की जानिब चलने लगी। एक नज़र भी वो पीछे देखती तो इसका फ़ैसला ज़रूर बदल जाता। इसने सिर्फ वियो को एक मैसेज करना ज़रूरी समझा, और वो बड़ी हवेली की दहलीज पार कर गई। कम उम्री में की गई ये गलती शायद इसे खून के आंसू रुलाने वाली थी। अरमेश, इसने दरवाज़ा खटखटाया, मगर अंदर से जवाब ना आया। अरियान को हैरत हुई, वो लड़की इस तरह सारा फंक्शन छोड़कर यहाँ बंद हो गई थी, जबकि बाहर रस्म हो रही थी। रमेश ओपन द डोर, अरियान ने संजीदगी से एक बार फिर कहा। अंदर रमेश जो अपनी मोहब्बत का मातम बना रही थी, इस शख्स की मदाखलत पर इसको अचानक ही बेपनाह गुस्सा आया था। माथे पर बहती छोटी सी खून की लकीर को इसने बेदर्दी से साफ किया और धाड़ से दरवाज़ा खोला। अरियान इसकी हालत देखकर एकदम परेशान हुआ। व्हाट हैपेंड? इसने बेचैनी से पूछा। क्यों आए हो? अरमेश शायद अपने होश खो बैठी थी आज। तुम ऐसे क्यों रो रही हो? अरियान ने इसके निकलते आंसू को देखकर पूछा। वो आंसू इसके दिल पर वार कर रहे थे। तुम्हें क्या तकलीफ है? अरमेश जैसे फाड़ खाने को तैयार थी। अरियान हैरानगी से बोला। अरमेश का लहजा अंदाज बिल्कुल नहीं था। दफ़ा हो जाओ अरियान, यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसने झंझलाकर इसको वहाँ से निकालना चाहा। नहीं, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है। अरियान ने इसका बाजू थामा, और ये वो लम्हा था अरमेश का हाथ बेकाबू हुआ और अरियान के चेहरे पर उसकी उंगलियां सुर्ख निशान छोड़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? लगते क्या हो तुम मेरे, जो इन 1000 लोगों में तुम्हें ही मेरे ना होने की तकलीफ हो रही है? अरमेश इसका गिरबान पकड़कर गुस्से से चीखी। प्यार करता हूँ तुमसे, धड़कनों में हो तुम मेरी, तभी तुम्हारी मौजूदगी और कमी का एहसास मुझे सबसे ज़्यादा होता है। अरियान संजीदगी से आंखों में चाहतों का तूफान लिए बोला, जबकि अरमेश हक व दक रह गई। इसने अरियान से फासला बनाओ, इससे दूर हुई। अरमेश, मैं सच कह रहा हूँ। अरियान इसके थप्पड़ को भुलाए इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। अरियान, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? बड़ी हूँ मैं तुमसे। अरमेश को नए सिरे से आज एक और गम लगा था, और वो बुरी तरह चीखी। सिर्फ 1 साल, और ये फ़र्क मेरी नज़र में मैटर नहीं रखता। इसे फिर से अरमेश का हाथ थामना चाहा, जिसे इसने झटक दिया और नफरत से इसकी जानिब देखा। क्या हो तुम? क्या ऐसी बात है तुम में कि मैं हर फ़र्क भुला दूँ? हो क्या चूहे तुम्हारा बड़ा भाई समेत तुम्हारे सब घरवाले तुम्हें इस नाम से पुकारते हैं? तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो मैं सिर्फ फ़र्क एक तरफ रख दूँ? एक मजाक हो तुम अरियान बख्त, एक मजाहिया इंसान जिसको सिर्फ मजाक करना आता है। लोग इसको देखकर सुनकर हंसते हैं। और क्या हो तुम? मेरे मुताबिक तुम्हारी कोई वक्त हैसियत नहीं, और तुम्हारा जैसा शख्स मेरा आइडियल नहीं, समझे? अरमेश ने हकारत से कहा, और उसके ऊपर धकेलती आगे बढ़ गई। वो इस वक्त भी भूल गई थी, अगर किसी ने इसका दिल तोड़ा था, वो किसी के दिल को कुचल कर जा रही थी। वो किसी को इतना हकीर बना गई थी कि वो लड़का वहाँ खड़े होकर भी वहाँ नहीं था। और ये बात वो कैसे भूल गई? एक लड़के को बट बनने में सिर्फ लम्हा लगता है। इसकी इज्जत नफ्स पर जब ताज़ियाना लगे तो वो एक तूफ़ान उठा देता है, और यहाँ तो वो कचोले लगाकर जा चुकी थी, आने वाले कल से अनजान।